नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी विभिन्न विभागों की करेंगे बैठक। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे, जहां पर एटीएस एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक होगी। तो 5 कालिदास मार्ग पर 6 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम बैठक करेंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? कौन कौन सी बैठकें आज होने वाली हैं? देखिए जागृति, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 विभागों की बैठक कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक है वो लोक भवन में शिक्षा विभाग को लेकर है। शिक्षा आयोग के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। अब तक का शिक्षा आयोग गठन के बाद अब तक क्या कुछ अभी तक क्या किस मामले पर काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात है जो नई शिक्षा नीति को लेकर के है। लगातार सरकार कोशिश कर रही कि जल्दी से जल्द नई शिक्षा नीति लागू हो, ताकि जो आने वाले जो समय में जो विद्यार्थी वो नई शिक्षा नीति को, नई तकनीकी नीतियों को उसका पढ़ाई कर सके। उसी को लेकर आज बैठक प्रस्तुतिकरण है कि अब तक किस तरीके से काम हुआ है, आगे किस तरीके से काम होना है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिशा निर्देश भी देंगे। और दूसरा, अभी हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हुई हैं, उनकी कापियां जच रही हैं, उनका रिजल्ट बनना है कि उनके समय का ध्यान रखा जाए। नए जो सत्र की शुरुआत हो चुकी है, इन सब चीज़ों को लेकर एक विस्तृत बैठक होगी। तमाम जो पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे बैठक में, वो अपने विभाग का जो यानी शिक्षा आयोग के जो विभाग का वहाँ पर प्रस्तुतिकरण देंगे। उसके बाद करीब एक लोक भवन में बैठक होने वाली है। इसके बाद शाम को 6 बजे यानी शाम को 6 बजे एसटीएफ, यूपी एटीएस, इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों की वहाँ पर बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सुरक्षा तंत्र है उस पर हमेशा नजर रखते हैं। वो चाहे एटीएस की बात करें या फिर यूपी एसटीएफ की बात करें या फिर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है, क्या तकनीक से और भी आधुनिक तक जोड़े जाए, या फिर खुफिया एजेंसियां हैं उनको किस तरीके से जो अपराध को उस पर नजर रखती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर एक विस्तार पूर्वक वहां पर बैठक होगी। इस बैठक में तमाम यूपी एसटीएफ के, एटीएस के तमाम उस पर जो पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद करीब 6 बजे के आसपास बैठक मुख्यमंत्री सरकारी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर बुलाई गई है। ये दोनों बैठक ही काफी महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो दूसरी शिक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार देर रात बीजेपी के 6 एमएलसी मनोनीत करने की मंजूरी दे दी है। आपको ये भी बता दें कि इन मनोनीत सदस्यों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर और पूर्व कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा के अलावा बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, आजमगढ़ के रामसूरत राजभर, बीजेपी के वाराणसी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और यूपी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल शामिल हैं। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 6 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है और क्या नई जिम्मेदारियां दी गई हैं? देखिए जागृति, 6 नामों पर लगातार चर्चा हो रही थी। हालांकि भाजपा संगठन में कई बार इस नामों पर चर्चा हुई। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की जब मोहर लग पाई तो इन 6 नामों को राज्यपाल को भेजा गया मनोनीत करने के लिए, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि जब संगठन या फिर सरकार जो मनोनीत वाले जो एमएलसी होते हैं उनको राज्यपाल उनको मनोनीत करती है और निर्वाचन आयोग को निर्देशित करती है कि इनको एमएलसी नियुक्त किया जाए, मनोनयन किया जाए। उसी क्रम में कल 6 नामों पर जो आयोग राजभवन पे मोहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग की जो लिस्ट आई है उसमें 6 नामों को लेकर के खासकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। खासकर बात कुछ चर्चाओं की नाम करेंगे, जिस तरीके से महेश्वरी
कासगंज के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से उनका पश्चिम में काफी दबदबा है, एक संगठन से एक मजबूत संगठन एक उनके पक्ष में है। तो यही वजह है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी ने महेश्वरी को एक बार वहां पर मौका दिया है कासगंज से। दूसरा लालजी निर्मल की ओर बात करें, लालजी निर्मल अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष भी हैं और दलितों को लिए हमेशा काम करते हैं। एक संगठन भी है, उनका जुड़ाव भी रहता है। तो उनको भी इस बार मौका मिला है, उनको एमएलसी पद पर उनको मनोनयन किया गया है। तीसरी नृपेंद्र मिश्रा के जो बेटे हैं सचान मिश्रा, वो उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जाति समीकरण को लेकर के चाहे बात करें या फिर लोकप्रियता की बात करें, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी तक जिस तरीके से लगातार काम करती है, क्योंकि आगामी चुनाव शायद इन्हीं चेहरों पे लड़ा जाना है अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय नेताओं की वजह से। अब ये 6 नामों निश्चित रूप से अब इनकी क्या भूमिका चुनाव में रहेगी, कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट जोड़ पाएंगे, या फिर काम को लेकर जिस तरीके से लगातार अब ये जो विधान परिषद में भी बैठेंगे, सरकार की किन जो योजनाओं के साथ साथ जनता की अपने क्षेत्र की जो दिक्कतें होंगी उनको भी कहीं ना कहीं विधान परिषद में आवाज उठाते नजर आएंगे। तो एक बार कहा जा सकता है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की है और ये 6 नामों में वो लोकप्रिय नेता उनके नाम चिन्हित किए गए हैं, या फिर यह समझिए जातिगत समीकरण के हिसाब से ये 6 नाम जो है मनोनयन हुए हैं। जागृति जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये खबर आपको बता रही जहां पर विधान परिषद के 6 सदस्य मनोनीत किए गए हैं और ऐसे में जहां तारिक मंसूरी, राम राजभर, हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी चुने गए हैं। करेंगे बड़ी खबर क्यों, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते जाने का है। चुनाव में मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं प्रभार वाले जिले के साथ साथ गृह जनपद की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक और सभी मंत्री दौरा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि केशव मौर्य, गिरीश चंद्र यादव को काशी की जिम्मेदारी दी गई है, तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को कानपुर का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा नगर निगम प्रभारी उन्हें बनाया गया, तो वहीं सह प्रभारी के रूप में तैनाती हुई है। कई राज्य मंत्री नगर पालिका प्रभारी तैनात किए गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब मंत्रियों को जो है निकाय चुनाव को देखते हुए दोहरी जिम्मेदारी दी गई है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, भाजपा नगर निगम चुनाव को जो है लोकसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही है, तो इसलिए भाजपा किसी तरह के कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो चप्पे चप्पे पे अपने जो है लोगों को तैनात करना चाहती है, हर बूथ को जो है अपने कब्जे में लेना चाहती है और वो चाहती है कि भाजपा का जो है परचम लहराए ताकि अगली लोकसभा की जीत उसके लिए आसान हो जाए। इसी क्रम में जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी की जिम्मेदारी दी गई है और ब्रजेश पाठक जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं उनको कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो निकाय चुनाव मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी है, उनको अपना क्षेत्र तो देखना है जहां जो मंत्री चुने गए हैं, जहां से विधायक हैं वो खुद, और उसके बाद वो जो है अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको दूसरे क्षेत्रों में जो दी गई उसको निभाना पड़ेगा। प्रभार वाले जिले के साथ साथ गृह जनपद जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के अलावा जो अन्य गिरीश चंद्र यादव हैं उनको भी काशी की जिम्मेदारी दी गई है ताकि बनारस का इस बार जो है पूरा मोर्चा इनका तैनात रहे और पूरे रूप से जो है परचम लहराए भाजपा का। तो नगर निगम प्रभारी और सैनिक प्रभारियों की तैनाती हुई है, जिसमें जो है टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन तक सारी जिम्मेदारी इन्हीं मंत्रियों की होगी और ये मंत्री ही उनकी जीत का जो है रास्ता साफ करेंगे। बेबो रानी मौर्य मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना, इनको नगर निगम प्रभारी बनाया गया है। इनके अलावा सूर्य प्रताप शाही, जितिन प्रसाद और जयवीर सिंह भी जो है नगर निगम प्रभारी बनाए गए हैं। असीम अरुण और नरेंद्र कश्यप सहित कई और मंत्री हैं जिनको नगर पालिका के लिए जिम्मेदार जो दी गई है। अब इस स्थिति में क्या है कि सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र के साथ साथ इन नए प्रभार के क्षेत्रों में भी रवाना होंगे और वहां पर एक टिकट वितरण से लेकर के और चुनाव की आगे की रणनीति तय करेंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल, जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जो है अब रणनीति बना चुकी है, तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम को भी जो है बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है, उनका क्या कुछ जो है इसमें भाग रहने वाला है और किस तरह की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं?
और जो है ब्रजेश पाठक कानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके इन्होंने क्षेत्रवार ऐसा कर दिया है कि ताकि डिप्टी सीएम पूरी जिम्मेदारी से निभाएं और प्रत्याशियों को जिताने में पूरा सहयोग करें। और अलग अलग प्रत्याशी, एक तरफ जो भूपेंद्र चौधरी जो खुद जो है लगे हुए हैं, तो वो अपना भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के शामिल होने से ये माना जा रहा है कि थोड़ा स्थिति और मजबूत होगी और भाजपा के प्रत्याशियों को जीतना आसान होगा, क्योंकि मंत्री अपनी भी ताकत लगाएंगे और साथ में वो कार्यकर्ताओं को यूनाइट करने की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। जी जागृति जी बिल्कुल जी ना, जिस तरह से बताया जा रहा है कि टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन तक की जो है भूमिका यहाँ पर अदा की जाएगी, जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, किस तरह से इन सारी चीजों का जो है प्रबंधन किया जा रहा है, इन चीजों को जो है निभाया जा रहा है। हाँ, ये सही है कि अब जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद जो है सबसे पहला मौका होगा कि जब टिकट बांटने आएंगे। भाजपा में टिकट लेने वालों की बहुत भीड़ है, वर्तमान सभासद तो लगे ही हैं और इसके अलावा जो है अब नए लोग भी लगे हुए हैं कि हमको भी टिकट मिल जाए। कुछ जो है क्षेत्रवार जो है ऐसी सूची बनाई जा रही है, जो पहले टेंटेटिव सूची तैयार की गई है, लेकिन उसमें भी फेरबदल किए जाएंगे। अब जाहिर है कि स्वाभाविक जब मंत्री और डिप्टी सीएम खुद लगेंगे तो उनको भी टिकट जिम्मे बांटने का अहम रोल निभाना होगा और लोग अब उनके पास भी दौड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, भाजपा संगठन और जो उनके शासन दोनों मिल करके और अपने अपने प्रत्याशियों को जो है बेहतर तरीके से जिताऊ उम्मीदवार ही जो है लगाए जाएंगे कि जिससे जो है सीटें जीतें और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भाजपा कब्जा हो सके। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां निकाय चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया निरीक्षण, जोधा सिंह अटेया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बता दें कि मलिन बस्ती रेडैया का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे फतेहपुर की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जोधा सिंह अटैया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। मालिन बस्ती का भी उन्होंने दौरा किया है, निरीक्षण किया है और वहां भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें जोधा सिंह अटैया मेडिकल कॉलेज की। वही लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह हुए अलग। लखनऊ अपर प्रधान न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां वही भदोई में भोजपुरी स्टार कलाकार पवन सिंह मृतक एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने परिजनों को संवेदना व्यक्त की। साथ ही बता दें कि पवन सिंह ने सरकार से मांग की है कि आकांक्षा को न्याय दिलाया जाए। बता दें, बीते दिनों अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का वाराणसी के एक होटल में फंदे से लटका हुआ शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने साजिशन हत्या किए जाने का शक जताया था और परिजन बार बार भोजपुरी कलाकार समर सिंह और उसके भाई आदि पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पवन सिंह ने परिजनों से मुलाकात की, वहीं साथ ही सरकार से न्याय दिलाने की मांग भी की। तो आकांक्षा के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पवन सिंह पहुंचे और इस दौरान पवन ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और साथ ही सरकार से न्याय दिलाने की मांग की। तो कलाकार पवन सिंह भदोही पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आकांक्षा के परिजनों से मुलाकात की। बीते दिनों आकांक्षा की हत्या की गई थी, ऐसा लगातार परिजनों का कहना है।
वही चारधाम यात्रा में सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे में कोविड जांच और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो वही मंत्री धन सिंह रावत ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की है। 15 अप्रैल से पहले सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। तो चारधाम यात्रा में लागू होगी कोविड गाइडलाइन। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड जांच और वैक्सीनेशन को तेज किया जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली और ऐसे में चारधाम यात्रा में कोविड गाइडलाइन लागू होगी, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड जांच और वैक्सीनेशन को भी तेज किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा में कोविड गाइडलाइन लागू की जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ये कदम उठाया गया और ऐसे में विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन और कोविड जांच को भी तेज किया जाएगा ताकि संक्रमण जो है वो ज्यादा ना बढ़े और ऐसे में चारधाम यात्रा भी कोविड से प्रभावित ना हो, इसलिए गाइडलाइन भी जारी होगी। तो विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। कोविड जांच और वैक्सीनेशन को भी तेज किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। तो विभागीय अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चारधाम यात्रा को लेकर अब कोविड गाइडलाइन लागू होगी, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और कब से गाइडलाइंस जो हैं वो लागू की जाएंगी? बिल्कुल जागृति, जिस तरह से देश भर में तमाम यहाँ मामले सामने आने लगे हैं कोविड को लेकर, उसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। इसको लेकर तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां ना बढ़ जाए, इसको लेकर बीते रोज ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यहाँ पर बैठक की है और सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चारधाम यात्रा से संबंधित जो भी तैयारियां हैं वो 15 अप्रैल से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को खासतौर पर फोकस किया जाए। इसके अलावा कोविड के जो गाइडलाइंस है समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है, उनको अक्षर अक्षर यहाँ पर पालन कराना होगा, चाहे फिर वो उसमें मास्क को अनिवार्य किया जाए, सैनिटाइजेशन को अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा खासतौर पर जो नई बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अन्य राज्यों से जो भी उत्तराखंड प्रदेश का रुख करेंगे, चाहे फिर वो चारधाम यात्रा के लिए करें या अन्य गतिविधियों के लिए करें, तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी करने की एक बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, जल्दी इसको लेकर एक ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया जाएगा कि कोई भी अन्य प्रदेश से यात्री आता है वो सीधे तौर पर अगर चारधाम यात्रा में शामिल होता है या वो उत्तराखंड प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से आता है तो उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन से सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी होगा। तो तमाम ऐसी व्यवस्था है जिनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की तैयारी यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कर रही है। जी बिल्कुल अजीत, ये भी जानना चाहेंगे, बीते दिनों भी देखा गया था जब गाइडलाइंस जारी होती तो अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी थी, क्या ये भी लागू की जा सकती है? बिल्कुल जागृति, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए, आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन इतनी ज्यादा स्थिति में नहीं है कि सरकार के सामने पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन सीधे तौर पर अब अप्रैल माह में यात्रा का आगाज होगा, 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी, तो उससे पहले काफी संख्या में अन्य राज्यों के जो यात्री हैं वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल ना हो जाए कि सरकार पर संभाले ना संभाली जाए, इसको देखते हुए समय से यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को यहाँ पर अलर्ट किया गया है। तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइन है उसके अनुपालन को लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य महानिदेशक की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। विस्तृत जो कोविड गाइडलाइन है वो शासन की तरफ से यहाँ पर जारी की जाएगी और उसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि अन्य राज्यों से जो भी लोग आने वाले हैं उनको लेकर अलग से यहाँ पर गाइडलाइन बनाई जाएगी कि उसमें चाहे फिर आरटीपीसीआर का टेस्ट हो या फिर आपका कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो। उसके लिए यहाँ पर एक नई चीज और जोड़ी जा रही है कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उनके लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, चाहे फिर वो आईएसबीटी पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो या फिर एयरपोर्ट पर हो। इन तमाम पहलुओं पर सरकार यहाँ पर विचार कर रही है और उम्मीद है कि जल्द इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी होगी। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर जल्द ही गाइडलाइन कोविड की जारी की जाएंगी और ऐसे में विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं।
देहरादून में कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पूर्व वन प्रमुख राजीव भरतरी दोबारा से वन प्रमुख का चार्ज लेने के लिए मुख्यालय पहुंचे हैं। 25 नवंबर 2021 को विभिन्न अनियमितताओं के आरोप के चलते पद से उन्हें हटाए जाने के बाद भरतरी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और जिसके बाद अब कोर्ट ने बीते रोज सरकार को निर्देशित किया कि सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को दोबारा से वन प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी जाए। वहीं राजीव भरतरी का कहना है कि इस दौरान उन्होंने काफी आत्ममंथन किया है और सीखा है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये जो अवधि है वो एक आत्म परीक्षण करने का अवसर मिला है और जीवन में जो कुछ भी होता है उससे इंसान को सबक मिलता है और मैं आशा करूंगा कि सरकार के निर्देशानुसार अपने सीमित जो मेरा सेवा काल शेष है 37 साल का, उसमें मैं जो भी योगदान दे पाऊँ। मैं देहरादून में जन्मा हूँ, देहरादून में पला हूँ, यहीं का निवासी हूँ और राज्य के पैदाइश होने के नाते सेवा में आने से पहले भी मेरा संरक्षण, प्रकृति संरक्षण में रुझान रहा है और सेवानिवृत्ति हो जाएगी उसके बाद भी ये प्रयास जो है वो तो जारी रहेगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा। मंत्री 6 अप्रैल को आ सकते हैं देहरादून। तो यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण, नई योजनाओं की भी दे सकते हैं सौगात। ये बड़ी और अहम जानकारी। मंत्री नितिन गडकरी देहरादून दौरे पर रहेंगे, तो दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई नई सौगातें भी वो प्रदेश को दे सकते हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।